हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी पाठशाला मस्ती की पाठशाला, जहाँ पे होगी थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारे पढ़ाई। तो मैं दीपक सर आपके लिए लेके आया हूँ जेई नीट का पावर सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे थे एक बहुत 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 प्यारा सा चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखे होगे तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन पाए थे कि न्यूटन्स लॉ क्या होता है, न्यूटन्स के जो 3 लॉ दिए थे वो 3 लॉ के एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, और उनके थोड़े बहुत एप्लीकेशंस, जैसे कि न्यूटन सेकेंड लॉ में चेंज इन मोमेंटम को यूज करके हम लोग कैसे फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिस्कशन कर चुके थे। तो आज है उसका लेक्चर नंबर 2, और इसमें हम लोग न्यूटन्स के लॉ के एप्लीकेशन ही करने वाले हैं, जो कि आगे के सारे लेक्चर्स में वही चलने वाला है। और इन एप्लीकेशंस में हम लोग सॉल्व करेंगे ढेर सारे प्रॉब्लम। तो जनरली क्या होता है ना, सीखना हमें यही चैप्टर से रहता है। तो मैं आपको इस चैप्टर को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं, बहुत सारे पार्ट में, और वो बहुत सारे पार्ट्स आपको बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझाया जाएगा यहाँ पे। तो आप सारे अच्छे से क्वेश्चंस को देख लीजिए, और जितने भी पिछले साल के पूछे हुए क्वेश्चंस है मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पुट करने की, और जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको खुद से एक बार ट्राई करिए, या जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हैं, जो भी मटेरियल आप सॉल्व कर रहे हैं, वो सारे मटेरियल के जो भी टॉपिक्स यहाँ पे बताए जाएंगे आपको सिमिलर टॉपिक्स मिल जाएंगे, और आप उसी टॉपिक्स के क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तब आपसे आई एम श्योर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना कोई टाइम वेस्ट के। तो आज का जो हमारा गोल है, जो लेक्चर गोल, वो लेक्चर गोल है हमारा, आज हम क्या क्या पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा लेक्चर गोल से पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहे तो क्या होगा क्या नहीं, उसके बारे में। दूसरा चीज पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंशन, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो, दोनों पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो नॉर्मल की कैलकुलेशन करेंगे, टेंशन की कैलकुलेशन करेंगे। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तब भी हम लोग उसके नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, टेंशन कैलकुलेशन करेंगे जहां भी पॉसिबल है। और एट द एंड हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि अगर एक दो बॉडी, एक नहीं 2-3 ऑब्जेक्ट है और वो कनेक्टेड है, या तो डायरेक्टली कनेक्टेड है या तो स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, जैसे भी कनेक्टेड हो गए, अकॉर्डिंगली हम उनके मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। समझ में आ गया बच्चों। तो आज का गोल ये है, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज यही लेक्चर से आप लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे और आपको पता चलेगा कि हम लोग पूरे के पूरे मैकेनिक्स में फोर्सेस कैसे बैलेंस करते हैं, फोर्सेस के कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करते हैं, एवरीथिंग क्लियर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, हम पहले समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ना। इन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, उसको इक्विलिब्रियम में है बोल के कब बोलेंगे। मैं इसे EQM लिखूंगा तो आप समझ जाना कि मैं इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं, ठीक है। कब बोलेंगे ना, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो हम लोग सेकेंड लॉ में बात किए थे, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो, 0। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट 0 होता है, देन ओनली वी विल से द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। इसको ऐसे लिखेंगे, एफ नेट इक्वल टू 0। एफ नेट का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, और इसका वैल्यू भी आ जाएगा 0। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन 0। मतलब अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में बोल रहा है तो उसका सिंपल सा मीनिंग निकल के आता है कि पहले तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, दूसरा उसका नेट एक्सेलरेशन 0 होगा। याद रखें, जैसे कि मैं आपको यहां पे स्टार मार्क बता रहा हूं। स्टार मार्क मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। वो ये है कि इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट होता है। मतलब अगर कोई बोला गया कि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या वो रेस्ट में है, नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा जरूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, जिसके 2 केसेस पॉसिबल है, या तो वो रेस्ट में भी रह सकता है, या तो वो
कांस्टेंट वेलोसिटी से भी जा सकता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी उसका एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। बट इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा मतलब रेस्ट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? हालांकि हम लोग 99% केस में हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट ही होता है ना। हम जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सपोज, इसके ऊपर इधर से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इधर से और एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, और इधर से एक फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन। तो मुझे अगर कोई पूछे व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इधर 10 प्लस 12 12, 10 प्लस 2 राइट साइड में माइनस 12 लेफ्ट साइड में, तो कितना आ गया 10 प्लस 2 माइनस 12 इज जीरो। सो नेट फोर्स ऑन द जीरो। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मैं बोलूंगा देयरफॉर इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज इन इक्विलिब्रियम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो सेम ऑब्जेक्ट है, इधर से फिर से लग रहा है तुम्हारा 10 प्लस 2 न्यूटन और इधर से फिर से लग रहा है तुम्हारा 12 न्यूटन, लेकिन ये जा रहा है इधर 5 मीटर पर सेकेंड से और ये 5 मीटर सेकेंड उसके लिए कांस्टेंट है। मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, इट इज नॉट एट रेस्ट बट इट इज इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज इसके ऊपर नेट फोर्स अभी भी क्या है जीरो, एक्सेलरेशन क्या है जीरो, देयरफॉर इट इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है बट ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब आप ये मत समझिए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तभी वो इक्विलिब्रियम में है, नहीं। क्लियर आ गया? अच्छा दूसरी बात, ये एफ नेट आया, मान लो एफ नेट में एक्स कंपोनेंट भी हो सकता है, वाई कंपोनेंट भी हो सकता है, जेड कंपोनेंट भी हो सकता है। और ये जो एक्स कंपोनेंट आएगा ये सारे फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट आएंगे, इसलिए सम ऑफ एक्स कंपोनेंट क्या होने पड़ेंगे जीरो। यहां पे सारे के वाई कंपोनेंट आएंगे तो सम ऑफ वाई कंपोनेंट क्या होना पड़ेगा जीरो। ऐसे ही जेड आएंगे तो सम ऑफ जेड कंपोनेंट भी क्या होना पड़ेगा जीरो। तो कभी भी हमें अगर फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में दिख गए तो हम क्या करेंगे, उनको कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। सारे एक्स कंपोनेंट मिलके जीरो हो जाएंगे, सारे वाई कंपोनेंट मिलके जीरो हो जाएंगे, सारे जेड कंपोनेंट मिलके जीरो हो जाएंगे। इतने ही चीजें इक्विलिब्रियम के बारे में। लेकिन इसको यूज करके हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो सबसे मजेदार बात है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक चीज। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नॉर्मल की कैलकुलेशन, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। सबसे पहले क्या सीखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए, तो नॉर्मल की कैलकुलेशन करने के लिए हमें पहले नॉर्मल कैसे अपीयर होता है, क्या अपीयर होता है वो पता करना पड़ेगा। तो नॉर्मल कैसा अपीयर होता है ना, नॉर्मल मैं नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल बोलूंगा तो आप समझ जाना कि वो नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, है ना। जनरली हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को एन से डिनोट करते हैं, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन appears at the surface of contact, at the surface of contact। ये कॉन्टैक्ट सरफेस में एक्ट होगा। जगह दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट है तो प्रेसिंग हो रहा है उनके बीच में। जैसे कि मैं देखो ये दोनों हाथ को ऐसे प्रेस कर रहा हूं, है ना। तो क्या कर रहा है, ये हाथ इसको प्रेस कर रहा है और ये हाथ इसको प्रेस कर रहा है। मतलब ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। तो ये कहां पे अपीयर होता है, कॉन्टैक्ट वाले सरफेस में, है ना। कॉन्टैक्ट वाले सरफेस में नॉर्मल अपीयर होगा। कैसे अपीयर होगा, सच दैट इट इज pressing the object, it is pressing the object and perpendicular to surface, and perpendicular to surface। सरफेस को परपेंडिकुलर लगेगा, ऑब्जेक्ट को प्रेस करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को लगाएंगे अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग केसेस। देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स कैसे कैसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को लिखते हैं और नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेशन करते हैं फॉर डिफरेंट केसेस। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं। सबसे पहले मान लो कि ऐसे नॉर्मली एक ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो दिस इज ए ग्राउंड जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो क्या होगा ना, ये ब्लॉक ग्राउंड को अगर हम देखेंगे ब्लॉक, तो ब्लॉक ग्राउंड को ऐसे नीचे धक्का दे रहा होगा, राइट। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ग्राउंड बाय द ब्लॉक, है ना। दिस इज ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक, ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक। लेकिन
ग्राउंड जो है वो ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होगा, प्रेस कर रहा होगा, बी में होता है ना प्रेसिंग, तो प्रेस कर रहा होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा नॉर्मल ऑन द ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड। दिस इज ऑन ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड, ऑन ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड। क्लियर है बच्चों? तो नॉर्मल रिएक्शन हम लोग ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अगर मैं यहां पे सिर्फ ब्लॉक के बारे में सोचूं, अगर मैं यहां पे बोलूं कि सिर्फ ब्लॉक के बारे में सोचता हूं, ये सिर्फ ब्लॉक है, तो ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे ना? नीचे लग रहा होगा इसके ऊपर mg, जो कि अनहोनी है, थानोस जैसा है। थानोस मतलब समझ रहे हो? अनहोनी बोलते ना, मैं अनहोनी हूं, mg अनहोनी है, मतलब कहीं पे बोले ना बोले कुछ भी हो जाए, अगर मास है तो हम लोग ग्रेविटी वहां पे लगाएंगे, mg हमेशा लगाएंगे, दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बोल देगा आपको कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब आपको वहां पे ग्रेविटी लगाना नहीं है, सिंपल सी बात। तो mg लग रहा है, प्लस ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर लग रहा है नॉर्मल ऑन द ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड। और ये ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट में। रेस्ट में मतलब डेफिनेटली कैसा है? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में अगर है तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो हुआ, आप देखो नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है n, तो देयरफॉर क्या मैं बोलूंगा? जितना ऊपर उतना नीचे होना चाहिए। सो द नॉर्मल हियर ऑन द ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड इज इक्वल टू mg। अगर 5 kg का है तो 50, समझ रहे हो आप? सिंपल सी बात है। अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल ऑन ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड, बट नॉर्मल ग्राउंड के ऊपर जो लग रहा है ब्लॉक की वजह से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस ngb and this nbg is going to be equal. So therefore the normal on the block by the ground is equal to normal on the ground by the block, और दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा? mg के बराबर, जो कि हमारा जितना भी होगा उतना इंटू 10। सिंपल सी बात है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ये एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग एक इंक्लाइंड प्लेन रखे हैं। इंक्लाइंड प्लेन समझते हो? इंक्लाइंड प्लेन मतलब जो थोड़ा सा टेढ़ा है, जैसे कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है? अब अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो मेरा तो यहाँ पे जो सरफेस है वो तो ये वाला हो गया, दिस इज माई सरफेस। तो सरफेस को परपेंडिकुलर और ब्लॉक को कंप्रेस करने वाला, ब्लॉक को प्रेस करने वाला, मतलब सरफेस को परपेंडिकुलर और ब्लॉक को प्रेस करने वाला तो ये है, तो दिस इज द नॉर्मल ऑन दी ब्लॉक। अच्छा, और क्या फोर्सेस लग रहा होगा इसके ऊपर? अनहोनी, थानोस लग रहा होगा। कौन है थानोस? mg। प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया सर? ना सर, n तो कहीं और लग रहा है, mg तो कहीं और लग रहा है। तो आप अभी बोले थे जितना ऊपर उतना नीचे, तो जितना ऊपर उतना नीचे का काम यहाँ पे नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा ना? जितना ऊपर उतना नीचे करने के लिए हमें x और y में ब्रेक करने पड़ेंगे, और ये आपको हमेशा याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर कि इंक्लाइंड प्लेन में कभी भी अगर इंक्लाइंड प्लेन मिला तो कैसे ब्रेक करो? इंक्लाइंड प्लेन में ब्रेक कोई भी फोर्स को, वेलोसिटी को जब भी ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे? पहला अलोंग द इंक्लाइन, और दूसरा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। ये आपको याद रखें, ये पॉइंट है ना? ये वो चीजें हैं फिजिक्स में, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अगर आप याद रखो तो आगे जाकर आपको बहुत मतलब हेल्प होने वाला है। ऐसे बहुत जगह आएंगे, इंक्लाइन प्लेन मिल जाएगा, ब्लॉक रखा होगा, कुछ और रखा होगा, रोलिंग हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, तो हम जो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे हमेशा अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो एन जो है वो तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, तो अभी ब्रेक किसको करना है? mg को। चलो mg को ब्रेक करते हैं। अगर mg को ब्रेक करूंगा तो देखो कैसे ब्रेक करूंगा। एक ब्रेक करूंगा ऐसे, और एक ब्रेक करूंगा ऐसे, दूसरा कलर ऐसे, इधर, है ना? ऐसे ब्रेक किया। ये एंगल थीटा हुआ तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये आ जाएगा mg cos थीटा, और ये आ जाएगा mg sin थीटा। अब हो सकता है ये इंक्लाइन प्लेन के नीचे जा रहा हो, लेकिन ऐसे तो मूव नहीं करेगा। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो जितना ऊपर उतना नीचे, तो n का वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा। सिंपल सी बात। और ये हमेशा आने वाला है ऐसे ही, कि इंक्लाइन प्लेन होगा वहां पे नॉर्मल को हम डायरेक्ट बार बार ऐसे ब्रेक करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली n का वैल्यू क्या लिख देंगे? mg cos थीटा, जब इंक्लाइन प्लेन में रखा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। मान लो कि ऐसे हम लोग को दो ब्लॉक वाला सिस्टम मिले कभी भी, है ना? दो ब्लॉक वाला सिस्टम, तो दो ब्लॉक वाले सिस्टम में हमें क्या करना होगा ना? देखो, यहां तो ग्राउंड से इसके ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा n1, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। और
अभी ये दो भी कांटेक्ट में है, मतलब नीचे वाला ऊपर को धक्का दे रहा होगा और ऊपर वाला नीचे को धक्का दे रहा होगा। तो ऊपर वाले के ऊपर अगर ये लगाएगा N2 तो ऊपर वाला भी इसके ऊपर लगाएगा N2, है कि नहीं। तो अगर मैं अभी कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक को ड्रॉ करूं, सपोज दिस इज ब्लॉक 1, दिस इज ब्लॉक 2, ब्लॉक 1 को ड्रॉ करता हूं, सिर्फ ब्लॉक 1 को, देखो सिर्फ ब्लॉक 1 क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है इसका मास है M, तो M1G, और नीचे से क्या लग रहा है, ऊपर एक लग रहा है फोर्स N1, और क्या ना ऊपर से और एक फोर्स लग रहा है, दैट इज माई N2। तो यहां पे फिर से ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाला ब्लॉक, दिस इज नीचे वाला, राइट, दिस इज नीचे वाला ब्लॉक। तो क्या हो जाएगा, जितना ऊपर कितना है N1 और नीचे कितना है N2 प्लस Mg। तो यहां पे हमें एक इक्वेशन मिला, दैट इज N1 इक्वल टू N2 प्लस Mg। दिस इज एग्जांपल 1, दिस इज एग्जांपल 2 एंड दिस इज एग्जांपल 3। अब मैं सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक को ड्रॉ करता हूं, सिर्फ ऊपर वाला, दिस इज सिर्फ ऊपर वाला, राइट, ऊपर वाला तो नीचे तो अनहोनी लगेगा ही, है ना, नीचे लगेगा, कितना लगेगा नीचे, M2G, है ना, नीचे लगेगा M2G, और नीचे से इसके ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, दैट इज N2। तो देयरफॉर N2 का वैल्यू क्या आ गया, M2G, और यहां पे पुट कर देंगे तो N1 का वैल्यू आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू G। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं जब कभी भी हमें नॉर्मल कैलकुलेशन करना हो। मैं तो बोलता हूं इसको कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूं, एक मिनट, जैसे कि सॉरी, मान लो कि मुझे कभी भी ऐसे, हाँ, मुझे मान लो कभी भी ब्लॉक दे दिया, देखे मान लो कि ये रख दिया 5 केजी, इसके ऊपर रख दिया 3 केजी, इसके ऊपर और एक रख दिया 2 केजी, ऐसे रख दिया। तो मैं क्या बोलता हूं, अगर मुझे यहां पे नॉर्मल चाहिए, N1 चाहिए ये वाले सरफेस में, तो इसके ऊपर कितने मास है, 5 प्लस 3 प्लस 2, 5 प्लस 3 प्लस 2, 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू G, कितना हो गया, 10 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। सिंपल, क्यों, क्योंकि जितने भी मास रखेंगे सारे के सारे प्रेस करेंगे, और वो पूरा प्रेसिंग जो है वो नीचे ट्रांसफर होगा, कहां तक, मेरा नीचे ट्रांसफर होगा 5 केजी ब्लॉक का, नीचे तक पूरा ग्राउंड तक ट्रांसफर होगा, इसलिए सबका Mg ऐड हो जाएगा। अगर मैं 3 केजी इस वाले सरफेस पे मुझे कोई नॉर्मल पूछे N2, तो मैं बोलूंगा इसके ऊपर कितना मास है ना, 3 और 2 मास है, तो इट इज गोइंग टू बी 3 प्लस 2 इंटू G, दैट इज इक्वल्स टू 5G, दैट इज 50 न्यूटन। सिमिलरली ऊपर वाला के लिए सिर्फ 2 केजी, तो यहां पे अगर मुझे कोई पूछे कि नॉर्मल क्या होगा भाई साहब N3, तो मैं बोलूंगा सिंपली 2 इंटू G, दैट इज 20 न्यूटन। जितना भी ब्लॉक दे दे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा। तो ये आपके लिए और एक एग्जांपल, मान लो कि कभी ऐसे इंक्लाइंड प्लेन दे दिया, ऐसे मान लो कि दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन गिवन थीटा, और यहां पे क्या किया ना, ऐसे दीवार बनाया, यहां पे एक ब्लॉक रखा है ऐसे 1, इसको लगा के और एक ब्लॉक 2, इसको लगा के और एक ब्लॉक 3। सोचो अगर मैं सिर्फ एक ब्लॉक को ड्रॉ करूं, ये वाला, तो इसके ऊपर दीवार से नॉर्मल इधर की तरफ मिलेगा N1, प्लस ये प्रेस करेगा इधर की तरफ N2, राइट, प्लस इसके ऊपर जो लग रहा होगा Mg, उस Mg को अगर मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करूं ऐसे, तो इधर मुझे मिलेगा Mg cos थीटा, और इधर मुझे मिलेगा Mg sin थीटा, Mg sin थीटा, है ना, Mg sin थीटा, और इधर से नॉर्मल ग्राउंड वाला नॉर्मल लग रहा होगा, तो ग्राउंड वाला नॉर्मल तो किसको इक्वल हो जाएगा, Mg cos थीटा को इक्वल हो जाएगा, है ना। बाकी ये जो N1 N2 है, ये N1 ऊपर लग रहा है, N2 और Mg नीचे लग रहे हैं, तो क्या लिखूंगा, जितना ऊपर उतना नीचे, N2 प्लस Mg sin थीटा, M1 ले लेता हूं इसको M2 और इसको M3, है ना। तो ये हो जाएगा M1 सब कुछ M1 हो जाएगा पहला ब्लॉक के लिए। उसी तरह सिर्फ अगर ये M1 को ड्रॉ किया था, उसी तरह अगर मैं सिर्फ M2 को ड्रॉ करूं तो क्या होगा ना, इधर से इसको धक्का मिल रहा होगा N2 जो कि M1 से मिल रहा होगा, प्लस इधर M3 से इसको मिल रहा होगा N3,
प्लस इसका इधर लग रहा होगा m2g साइन थीटा, है ना। बाकी ये वाले तो हमें निकालना आता ही है, इसको लिख देते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जितना ऊपर उतना नीचे, n2 इक्वल्स टू n3 प्लस m2g साइन थीटा, राइट। सिमिलरली उसके बाद अगर मैं खाली m3 को ड्रॉ करूं तो m3 तो सिंपल है, इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा m3g साइन थीटा और ऊपर इसके ऊपर यहां से धक्का लग रहा होगा n3। तो देयरफॉर n3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, m3g साइन थीटा। n3 को इसमें पुट करो तो देयरफॉर n2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा, प्लस n1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, n1 का वैल्यू आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा। अब देख पा रहे हो कुछ सिमिलर रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब जब भी मुझे एक मतलब सीधा सीधा ऊपर ऊपर मिल जाए या ऐसे मिल जाए, मुझे समझ में आता है कि ग्रेविटी के लिए ऊपर से ट्रांसफर होते आता है। सिर्फ ऊपर वाले का पूछेगा तो m1g, या फिर इंक्लाइन में होगा तो m1g साइन थीटा। उसके नीचे वाले का पूछेगा तो m1 और m2 को मिला दो, उसका नीचे तो और तीनों को मिला दो, उसका नीचे और तीनों को मिला दो, और सीधा रहेगा तो mg के बराबर, और इंक्लाइन प्लेन में रहेगा तो mg साइन थीटा के बराबर। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह के नॉर्मल कैलकुलेशन करने के लिए इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्ट्स का सीधा सीधा प्लेन, इंक्लाइन प्लेन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है पूरा, बहुत अच्छे से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कैसे नॉर्मल के क्वेश्चंस आते हैं हम लोग थोड़ा सा उसको देखते हैं। नॉर्मल के और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वन, नॉर्मल। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन, यस यस दिस वन। यहाँ पे देखो दो ब्लॉक दिया हुआ है, राइट, और दोनों ब्लॉक को ऐसे एक फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं बाहर से, है ना। मान लो यहाँ पे हम लोग एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या होगा ना, ये फोर्स इसको धक्का देगा, फिर ये इसको धक्का देगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर नॉर्मल लिखना है, अगर हमें नॉर्मल लिखना है तो क्या लिखेंगे ना, ये इसके ऊपर नॉर्मल इस वाले डायरेक्शन में लगाएगा और ये इसके ऊपर नॉर्मल इस वाले डायरेक्शन में लगाएगा। हमें पता है कि दोनों नॉर्मल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो सिंपल इनका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहां पे नॉर्मल का वैल्यू इस तरह से लगेंगे। हम इसको यूज करेंगे आगे जाके दूसरे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करने के लिए। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसको बोलते हैं लैडर, है ना। इसको लैडर, लैडर समझते हो, निसुनी बोलते हैं उड़िया में, मुझे पता नहीं, लैडर बोलते हैं इसको, लैडर। अगर लैडर को तुम लोग ऐसे कोई वॉल के ऊपर रखे हो, है ना, कोई वॉल के ऊपर रखे हो, तो क्या होता है ना, लैडर का एक पॉइंट वॉल के साथ ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे वॉल है ऐसे कनेक्टेड, एक पॉइंट में टच है किसका, लैडर का, लेकिन पूरा का पूरा सरफेस किसका है, वॉल का। और हमें नॉर्मल कैसे लगाना है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर वॉल का पूरा सरफेस है तो देयरफॉर इस वाले पॉइंट में मेरा जो नॉर्मल लगेगा, दैट नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू द वॉल, क्योंकि हमें वॉल का सरफेस मिल रहा है और लैडर का पॉइंट मिल रहा है। सिमिलरली इस वाले पॉइंट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड का सरफेस है और लैडर का ऐसे टच कर रहा होगा, तो लैडर का एक पॉइंट है, इस तरह से एक पॉइंट, लेकिन इसका पूरा सरफेस। तो हमें इसको परपेंडिकुलर लिखना है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल आएगा वो नॉर्मल यहाँ पे आएगा। और ये नॉर्मल लिखना अगर आपको नहीं आता है तो आप रोटेशन में लैडर प्रॉब्लम का एक पूरा सेक्शन होता है, उसको आप लोग जरूर मिस कर दो। तो आपको नॉर्मल लिखना आना चाहिए कि भाई सरफेस जहां पे अवेलेबल है उस सरफेस को परपेंडिकुलर। यहाँ पे कहीं पे दोनों का सरफेस हुआ तो अच्छी बात है, किसी में एक का पॉइंट एक का सरफेस हुआ तो सरफेस को परपेंडिकुलर। क्लियर है पूरा। आगे बढ़ते हैं। ये लैडर का और एक अच्छा प्रॉब्लम है जिसमें दीवार छोटा पड़ गया, है ना, दीवार क्या पड़ गया, छोटा। तो अब क्या होगा ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे नॉर्मल पहले जैसे हो रहा था वैसे ही होगा। क्यों, यहाँ पे ग्राउंड का सरफेस है और लैडर का पॉइंट, तो यहाँ पे हो गया नॉर्मल n1। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दीवार का पॉइंट है और लैडर का सरफेस, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लैडर को नॉर्मल लगेगा, लाइक दिस, एंड दिस विल बी n2। ये आपको सीखना पड़ेगा, और ये सीख पाओगे तभी आप रोटेशन में यूज कर पाओगे, वरना नहीं। इसीलिए चैप्टर इंपोर्टेंट होता है ना। तो नॉर्मल लगाने का तरीका ये है कि नॉर्मल हमेशा हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगाते हैं। और परपेंडिकुलर टू द सरफेस कैसे लगाएंगे, अगर मान लो किसी का दोनों का सरफेस अवेलेबल है तो अच्छी बात है, दोनों का सरफेस अवेलेबल नहीं, किसी का पॉइंट किसी का सरफेस हो, ऐसे करें। और एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये वाला है ना,
ये वाला मैं आपको बताता हूं एग्जांपल। देखो यहां पे क्या है ना, ये स्पीयर या सिलेंडर ऐसे कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में। स्पीयर भी बोलने से चलेगा या सिलेंडर भी बोलने से चलेगा, स्पीयर या फिर सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है। तो ये जो एडजेस है ना, इस एडजेस में ये कॉन्टेक्ट में है, तो क्या होगा ना, जब हम यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ये स्पीयर और सिलेंडर का एक खास बात है कि हमेशा अगर उसका कोई भी आउटर सरफेस में तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो दैट शुड पास थ्रू द सेंटर। तो इससे जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप इधर नॉर्मल सेंटर से पास कराओ और इधर में भी नॉर्मल सेंटर से पास कराओ। तो यहां पे जो नॉर्मल आएंगे वो नॉर्मल कहां से पास करेंगे, सेंटर से। सपोज दिस इज N1 एंड सपोज दिस इज N2, तो N1 और N2 इस तरह से लगेंगे जो कि हमेशा हमेशा कहां से पास करेंगे, सेंटर से पास। क्लियर है बच्चों। अब मान लो कि इसका मास दिया होता है mg, इसका मास m दिया होता, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करता, है ना। चलो क्या करें, देखो N1 N2 कहीं और दिख रहे हैं और mg भी तो कहीं नीचे दिख रहा होगा ऐसे, दिस इज गोइंग टू बी mg। तब क्या करो, जब भी फोर्सेस इधर उधर दिखे तो सिंपली उनको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो कुछ इस तरह से, और इसको भी कंपोनेंट में ब्रेक कर दो कुछ इस तरह से। क्लियर। अच्छा, अगर इधर देखते हैं हम लोग, इधर अगर ये वाला एंगल मान लो थीटा हुआ तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। अगर ये ऊपर नीचे होते तो इक्वल एंगल नहीं होता, है ना, थीटा होगा, क्योंकि ये हाइट भी h है, ये डिस्टेंस भी इक्वल है। तो इधर आ जाएगा मेरा N2 cos थीटा और इधर आ जाएगा मेरा N1 cos थीटा। ऊपर आएगा इसका आएगा N1 sin थीटा और इसका आएगा N2 sin थीटा। तो आप देखो ये N1 cos थीटा और N1 cos थीटा तो इक्वल होना चाहिए, तभी तो जाके x में 0 होगा, जितना लेफ्ट उतना राइट। तो क्या लिखूंगा, देयरफॉर N1 cos थीटा इक्वल टू N2 cos थीटा। तो cos थीटा कैंसिल हो गया, देयरफॉर N1 का वैल्यू क्या आया, N2, है ना। N1 N2 दोनों इक्वल होंगे। ये आपको अंदाजा नहीं लगाना है, अंदाजा अभी लगा सकते हो क्योंकि सिमेट्रिक होगा तो नॉर्मल दोनों इक्वल होंगे, बट हमेशा नॉर्मल दोनों को इक्वल मत कर देना वरना आंसर गलत आएंगे, है ना। हमें नॉर्मल को हमेशा इक्वल नहीं करने, अगर वो इक्वल होने होंगे या उनमें कुछ रिलेशन आना होगा तो वो अपने आप आ जाएगा, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो N1 इक्वल टू N2 आ गया, तो मान लेते हैं इसका वैल्यू है जो भी n मान लेते हैं कुछ, है ना। ये हो गया x में, ये कौन से डायरेक्शन में, अलोंग x डायरेक्शन। अगर मैं अलोंग y डायरेक्शन लिखूं, अलोंग y डायरेक्शन, अलोंग y डायरेक्शन, तो देखो जितना ऊपर उतना नीचे। ऊपर कौन कौन है, दो है, एक है N1 sin थीटा, N2 sin थीटा। तो लिख देते हैं N1 sin थीटा प्लस N2 sin थीटा, और वो किसको इक्वल होंगे, mg को, क्योंकि नीचे mg है तो जितना ऊपर उतना नीचे। तो बैलेंस कर देंगे इस तरह से। क्लियर है, बैलेंस हो गया। लेकिन N1 N2 तो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2n sin थीटा इक्वल टू mg। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg बाई 2 sin थीटा, और ये थीटा का वैल्यू गिवन होगा, नहीं तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। ये थीटा हुआ तो ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा लेंगे हम लोग, ये दिस इज थीटा, राइट, ये थीटा। तो थीटा का वैल्यू आप निकाल भी सकते हो, साइन थीटा का वैल्यू अगर नीचे से। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से अलग अलग सिचुएशन में हम नॉर्मल लिखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करवाने वाला हूं आगे जाके इसी तरह के, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं टेंशन के बारे में, क्योंकि जैसे नॉर्मल पहले हम लोग लिखना सीख लिए कि कोई भी केसेस में कोई भी सिनेरियो दिखे तो नॉर्मल को पहले, नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको हम लोग सीख लिए और उससे छोटे छोटे चीजें कैलकुलेशन भी कर लिए। इसके सबसे डिफिकल्ट वाले होते हैं जब वो स्पीयर रखता है ना, स्पीयर या सिलेंडर रखता है तभी वो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं। और मैं ऐसे स्पीयर या सिलेंडर वाले आपको अच्छे अच्छे 2-3 क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा आगे जाके, आज ही के लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा टेंशन। टेंशन क्या होता है ना, टेंशन रियलिटी में याद रखो हमेशा ये स्ट्रिंग के अंदर अपीयर होता है। टेंशन तभी अपीयर होगा जब हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग, है ना, अपीयर्स इन ए स्ट्रिंग, अपीयर्स इन ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर अपीयर होगा। और ये जो स्ट्रिंग लेते हैं, ये स्ट्रिंग को हम लोग कैसे लेते हैं, मासलेस। और जब भी मासलेस स्ट्रिंग होगा तो याद रखो टेंशन
इज सेम एवरीवेयर, टेंशन इज सेम एवरीवेयर। मासलेस स्ट्रिंग का यही मतलब होता है। लेकिन अगर स्ट्रिंग का मास आ गया तो टेंशन इक्वल नहीं होगा, अलग अलग जगह होगा। दूसरा है स्ट्रिंग के बारे में कि दिस इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल मतलब लेंथ कैन नॉट चेंज, लेंथ कैन नॉट चेंज। मतलब हम ऐसे स्ट्रिंग्स लेते हैं जो टूट तो जाएंगे, मतलब बोलते हैं ना कि उड़िया में कहावत है, 9 जीबी पचे झुक भांगी जीबी पचे झुकी भी नहीं, लाइक दैट। मतलब कि हम झुकेंगे नहीं चाहे टूट ही क्यों ना जाए। तो हम वैसे वाले स्ट्रिंग्स यूज करते हैं जो कि भाई हम लेंथ अपना चेंज नहीं करेंगे, हम टूट ही जाएंगे। जब तक हमारा कैपेबिलिटी है हम संभालेंगे, जब हमारा कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगा हम टूट जाएंगे, बट हम अपना लेंथ चेंज नहीं करेंगे। तो क्या हुआ ना, मान लो कि मैंने सपोज एक ऐसे रस्सी लिया, ये रस्सी है मान लो, और ये रस्सी को मैंने ऐसे बांध दिया इधर से, ठीक है, मासलेस है ना, दिस इज ए मासलेस स्ट्रिंग। हमेशा मासलेस ही लेते हैं हम लोग, मासलेस स्ट्रिंग। अच्छा, इसका लेंथ तो चेंज नहीं होगा। मान लो मैं इसको खींच रहा हूं इधर फोर्स एफ लगा के, तो क्या होगा ना, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट तो रेस्ट में रहना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज लेंथ चेंज तो नहीं होगा। अगर ये मूव कर दिया, अगर ये गलती से मूव कर दिया तो क्या होगा ना, ये आगे चला जाएगा तो लेंथ चेंज हो जाएगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट को, ये पॉइंट को तो हमें रेस्ट में रखना है, बट हम फोर्स तो एफ से खींच रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो गया। तो क्या होगा ना, बाकी के जो स्ट्रिंग है, बाकी जो भी बाकी के स्ट्रिंग है, वो बाकी के पूरा स्ट्रिंग मिलके इस पॉइंट को इधर की तरफ भी खींचने लग जाएंगे। और ये जिधर जिस फोर्स से खींचेंगे उस फोर्स का नाम क्या है? टेंशन टी। तो टेंशन कब अपियर होगा स्ट्रिंग में? जब भी स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा ऐसे, और जैसे कि ये स्ट्रिंग को मैं ऐसे खींचूंगा, ऐसे टिक टिक ऐसे खींच रहा हूं, देखो ये टाइट हो गया। पहले ये लूज था, उसको बोलते हैं स्लैग। ये टाइट हो गया तो इसको बोलेंगे स्ट्रिंग इज टॉट, है ना। तो स्ट्रिंग टॉट हो गया, टाइट हो गया, और हम अगर उसको खींच रहे हैं तो उसका लेंथ हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्ट्रिंग अपना लेंथ चेंज करना नहीं चाहता है। इसीलिए रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो एक फोर्स बनाते हैं, जिस फोर्स का नाम क्या है? टेंशन। और टेंशन ऑलवेज, अगर मैं ट्रिक बताऊं तो क्या ट्रिक आपको याद रखना है ना, टेंशन कैसे अपियर होगा? स्ट्रिंग के अलोंग। टेंशन अपियर्स अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग दी स्ट्रिंग। पहली बार स्ट्रिंग के लेंथ के ऊपर आएगा, और दूसरा बात है इट ट्राइज टू रेड्यूस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इट ट्राइज टू रेड्यूस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग का लेंथ को कम करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि ये आता तब है जब हम स्ट्रिंग का लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करें, कोई भी चीज को खींचने की कोशिश करें, कोई भी रस्सी को हम लोग ऐसे खींचे कि उसका लेंथ चेंज करने की कोशिश करें, तो टेंशन अपियर होगा कि वो स्ट्रिंग का लेंथ को कम करने की कोशिश करें। क्लियर है बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का 100%? देखते हैं। चलो, तो समझ में आया क्या होना चाहिए और क्या क्या याद रखना चाहिए कि टेंशन मासलेस स्ट्रिंग में हर जगह क्या होगा? सेम। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं, ऐसे सिंपल। ये कोई सीलिंग है, और इस सीलिंग के साथ में मैं एक स्ट्रिंग लगाया हूं, जो स्ट्रिंग की कैसा है? सारे स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है। और ये ब्लॉक को मैं नीचे अटैच कर दिया हूं, तो ब्लॉक को तो थानोस तो नीचे खींच ही रहा होगा। कौन थानोस? mg। अगर इसका मास m हुआ तो थानोस इसको नीचे खींच ही रहा होगा। लेकिन जैसे ही थानोस इसको नीचे खींचेगा, थानोस मतलब mg, है ना, कंफ्यूज मत होना, नीचे खींच रहा होगा, तो क्या होगा ना, ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश तो कर रहा है, बस स्ट्रिंग बोल रहा है भाई साहब आप हमसे जुड़े हो और हम तो अपना लेंथ चेंज नहीं करेंगे। तो क्या होगा ना, स्ट्रिंग अपने अंदर टेंशन डेवलप करेगा। और अगर इसको मुझे रेस्ट में रखना है, मतलब इक्विलिब्रियम में रखना है, तो मैं क्या करूंगा? जितना ऊपर उतना नीचे। तो क्या मेरा स्ट्रिंग में टेंशन टी का वैल्यू mg आ जाएगा? बिल्कुल। अगर मुझे कोई पूछे कि यहां पे टेंशन बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई टेंशन का वैल्यू तो mg ही होगा। क्यों? इट इज सेम एवरीवेयर। लेकिन डायरेक्शन किधर होगा ना, उसके लिए आपको वो ट्रिक याद होना पड़ेगा जो मैं बताया। क्या ट्रिक बताया ना? इट ट्राइज टू रेड्यूस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लेंथ को ये कम करने की कोशिश करेगा। कैसे? यहां से वो ऐसे नीचे की तरफ अपियर होगा, तभी तो जाके वो स्ट्रिंग का लेंथ को कम करेगा। तो अगर नीचे से देखो तो ऊपर, ऊपर से देखो तो नीचे, क्योंकि हमेशा टेंशन कोशिश करता है कि मैं स्ट्रिंग का लेंथ को क्या कर दूं? कम कर।
क्लियर है पूरा? क्लियर है? एक स्ट्रिंग है इसलिए एक टेंशन आया, हर जगह सेम। और एक स्ट्रिंग आ जाएगा, जैसे कि दूसरा एग्जांपल इसमें देखिए, 2 ब्लॉक लगा दिया हूं मैं। 2 ब्लॉक लगाने से क्या होगा, क्या होगा ना, इसको मान लो मास m1, इसका मास मान लो m2। m1 को कौन खींचेगा नीचे, कौन खींचेगा m1 जी, और इसको ऊपर खींचेगा कौन, टेंशन T1 मान लेते हैं। इसको नीचे कौन खींचेगा, इसको नीचे खींचेगा m2 जी। लेकिन T1 अगर इस यहां पे अपियर हो रहा है तो यहां पे भी तो T1 अपियर होगा, तो और इसको ऊपर दूसरा स्ट्रिंग हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे T2, और यहां पे कोई पूछेगा तो यहां पे लिखेंगे T2। इस तरह से टेंशन लिखना पड़ेगा हर जगह में। तो अगर मुझे कोई फॉर मास m1, फॉर मास m1 के लिए क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, नीचे ऊपर T1, नीचे m1 जी, तो T1 का वैल्यू हो जाएगा m1 जी। अगर मुझे कोई बोले फॉर मास m2 तो क्या होगा ना, इसके ऊपर लग रहा है T2 लेकिन नीचे 2 लग रहे हैं, कौन कौन, T1 और m2 जी, और T1 का वैल्यू कितना है m1 जी, तो दैट इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू जी। क्या कुछ पैटर्न नजर आ रहा है जो मैं वहां पे सिखाया था? अगर नॉर्मल के लिए ब्लॉक को ऊपर ऊपर रख दो, नॉर्मल के लिए ब्लॉक को ऊपर ऊपर रख दो तो ऊपर से प्रेसिंग बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, नीचे वाले को सबका प्रेसिंग मिल जाता है। लेकिन टेंशन स्ट्रिंग में अगर ब्लॉक को ऐसे लटकाओ तो नीचे वाला स्ट्रिंग सबसे कम खींच रहा होगा, उसके ऊपर वाला इन दोनों का मास खींच रहे होंगे, पूरा ऊपर वाला तीनों का मास खींच रहा होगा। इसीलिए डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो टेंशन आएगा, ये वाला टेंशन वो सिर्फ m1g का खिंचाव की वजह से आएगा। T2 जो आएगा वो m1 m2 दोनों का खिंचाव की वजह से आएगा। मैं तो बोलता हूं भाई साहब, मेरे सामने कोई 2 क्या 3 क्या 4 क्या 5 क्या ब्लॉक लगा दे, कितने भी ब्लॉक लगा दे, 3 लगा दे, कोई 5 kg सपोज, 3 kg सपोज, 2 kg। ध्यान से सुनो, यहां पे जो टेंशन आएगा T1 उसका वैल्यू क्या आएगा 2 kg की वजह से, दैट इज 20 न्यूटन। यहां पे जो टेंशन आएगा T2 वो 3 और 2 दोनों की वजह से, दैट इज 50 न्यूटन। और यहाँ पे 5 3 2 सबकी वजह से, इसलिए यहाँ पे टेंशन आ जाएगा 100 न्यूटन। इस तरह से आप सिंपल तरीके से इन सबको कैलकुलेशन कर सकते हैं वेरी इजीली। क्लियर है? जैसे कि आगे मैं आपको बताता हूं। तो जैसे इस वाले एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, और एक इंक्लाइन प्लेन पे अगर रख दिया कभी, तो मान लो कि इसका मास है m, तो हमें पता है कि इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेगा ना, इसके ऊपर इधर फोर्सेस लग जाएगा mg, इधर फोर्स लग जाएगा हमारा नॉर्मल, और इधर फोर्स लग जाएगा हमारा t, है ना। हमेशा फोर्सेस हमें कैसे लगाना है वो आना चाहिए, कैसे टेंशन लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं, लिख दिए। अब इधर उधर जब भी दिखे इंक्लाइन प्लेन में, तो मैं आपको क्या बोला था ना, हमेशा उसको कंपोनेंट में ब्रेक करो। कैसा कंपोनेंट, अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो mg को ब्रेक करो तो इधर हमेशा हमारा कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg cos थीटा कंपोनेंट, और इधर हमेशा हमारा कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg sin थीटा कंपोनेंट। इसका मतलब मैं अगर अभी अलोंग दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन बात करूं, अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो क्या होना चाहिए, जितना ऊपर उतना नीचे, तो n का वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा, सिंपल सी बात है। लेकिन टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन, इंक्लाइन के ऊपर में, तो टेंशन का वैल्यू ऊपर टेंशन, नीचे mg sin थीटा, सो टेंशन विल बी mg sin थीटा। सिंपल सी बात है, इंक्लाइन प्लेन में भी कोई करने की खास बात नहीं है। मैं तो बोलता हूं एक ब्लॉक क्यों, यहां पे जितने भी ब्लॉक रख दे, मुझे अगर इंक्लाइन प्लेन पे जितने भी 1 2 3 ऐसे रख दिया, मान लो 5 kg, 2 kg, 3 kg, ठीक है, और यहां पे एंगल मान लो दे दिया, हमारा एंगल दे दिया 30 डिग्री, तो क्या होगा ना, यहां पे टेंशन अपियर होगा T1, यहां पे T2, यहां पे T3। आप एक एक ब्लॉक को कंसीडर करके कर सकते हो, बट मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाया था कि ब्लॉक को देखो, सबसे नीचे वाला ब्लॉक सिर्फ mg एक्सपीरियंस करता है अगर सीधा रखते हैं, लेकिन इंक्लाइन में रखते हैं तो कितना टेंशन एक्सपीरियंस करता है, mg sin थीटा, नीचे जितना टेंशन उतना। तो 5 kg के लिए जो T1 का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 5g sin 30, T2 जो आ जाएगा वो 5 और 2 का मिला के आ जाएगा, दैट इज 5 + 2 × g sin 30,
और जो T3 का वैल्यू आ जाएगा वो तीनों का आ जाएगा 5 + 2 + 3 इंटू जी साइन 30। सबका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। 50/2 25, 70/2 35 एंड ये आ जाएगा 538 + 2 100/2 50। These are the tension that are developed in the strings। इस तरह से आप डायरेक्टली अगर वर्टिकली दिया है तो भी और इंक्लाइंड प्लेन में दिया है तो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है बच्चों? टेंशन पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ मस्त शानदार एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि थोड़े अच्छे लेवल के होने वाले हैं। तो आप अगर ये सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो आपसे कभी भी कोई भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं हैं। 110%। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो चलते हैं हम लोग बढ़िया सा एग्जाम्पल में। ये देखो, ये एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया है। द 50 kg होमोजेनियस स्मूथ स्पीयर रेस्ट ऑन द 30 डिग्री इंक्लाइन ए एंड बियर्स अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एट ए एंड बी। हमें ए और बी पे कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करना है। इसका मतलब नॉर्मल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या आ गया यहां पे? स्पीयर। स्पीयर के लिए मैंने आपको बोला था कि जहां पे भी नॉर्मल लिखो उस नॉर्मल को हमेशा कहां से पास कराओ? सेंटर से। कहां से पास कराओ? सेंटर। करवाते हैं सेंटर से पास। क्या बोलते हो? चलो तो देखते हैं। तो मान लो कि ये दिया हुआ है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, रेड कलर, रेड रेड रेड। यस, ये सेंटर है उसका। अगर मुझे दीवार से कोई नॉर्मल पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब दीवार से नॉर्मल जो है ऐसे लगेगा, N1 मान लेते हैं। और यहां इंक्लाइन में जो लगेगा वो भी सेंटर से पास करेगा, लेकिन ये N2 लगेगा जो कि इसको परपेंडिकुलर है। और इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? ऐसे नीचे mg लग रहा होगा। थोड़ा यहां पे मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं। मान लो ये दिया है मेरा स्पीयर, राइट। इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? देखो, एक नॉर्मल लग रहा है सीधा सीधा। सॉरी, ये इतना गंदा वाला मेरा क्यों हो रहा है ना? कोई बात नहीं, अच्छे से ड्रॉ करता हूं। यहां पे ऐसे डायरेक्टली शेप ड्रॉ करने का कुछ ऑप्शन होना चाहिए था मेरे हिसाब से, है ना? कोई बात नहीं। तो ये स्पीयर दे दिया। इसको वॉल से डायरेक्टली हमें एक नॉर्मल मिल रहा है ऐसे, इस वाले सीधे वाले डायरेक्शन में, दैट इज योर N1। और एक नॉर्मल मिल रहा है जो कि ऐसे 30 डिग्री में परपेंडिकुलर है, जो कि है हमारा N2। और देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ये 30 तो इधर भी 30, तो ये एंगल कितना आ जाएगा मेरा? ये एंगल आ जाएगा मेरा 60 डिग्री। और नीचे कितना लग रहा है? mg। मास कितना दिया है? 50 kg, मतलब 500 न्यूटन। उसमें तो और कोई शक वाली बात नहीं है ना? ये 60 डिग्री कैसे हुआ तो समझ जाओ आप। इसको ऐसे पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, है ना? ये जिस इंक्लाइन प्लेन से आया है उस इंक्लाइन प्लेन का नीचे वाला एंगल कितना दिया है? देखो, ये वाला एंगल दिया है तुम्हारा 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया? 30, तो ये कितना हो गया? 60। इसलिए ये 60 हुआ है। दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेंगे, ज्योमेट्री थोड़े से लगाने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जिस इंक्लाइन प्लेन से आया है वो 30, तो ये भी 30, तो ये 60। क्लियर है? अब फिर से हमें फोर्सेस इधर उधर के डायरेक्शन में दिख गए। जब भी फोर्सेस इधर उधर के डायरेक्शन में दिखे तो उनको कंपोनेंट में ब्रेक करो। इधर कंपोनेंट आएगा N2 cos 60 और इसका इधर कंपोनेंट आएगा N2 sin 60। और तो किसी को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब मेरे सारे अभी मुझे मस्त मस्त बैलेंस होने वाले हैं। देखो कौन किसको बैलेंस करेगा ना? ये बैलेंस करेगा N1 को। तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर, यहां पे लिखता हूं देयरफॉर along x डायरेक्शन में, along x डायरेक्शन N1 is equals to N2 cos 60। cos 60 is √3/2। x वाले डायरेक्शन में N1 ने N2 को बैलेंस किया। सिमिलरली अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं, along y डायरेक्शन, तो जितना ऊपर उतना नीचे। ऊपर कौन है? ऊपर है N2 sin 60 which is equals to mg, जो कि 500 गिवन है। तो sin 60 इज, सॉरी मैं गलत कर दिया हूँ क्या? यस, बिकॉज cos 60 इज नॉट √3/2, इट इज 1/2, है ना? एंड sin 60 इज √3/2, तो N2 into √3/2 equals to 500। This implies N2 equals to how much? 500 into 1000 by √3। This is going to be N2, the value of N2।
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1? n1 is simply n2 by 2. n1 is simply n2 by 2 means this by 2. So it is going to be 500 by root 3. n1 में कहाँ पे लिया हूँ? a पे. तो na का वैल्यू, दिस इज एक्चुअली में na अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड दिस इज एक्चुअली रे nb अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो nb का वैल्यू आ गया कितना? 1000 by root 3 एंड na का वैल्यू आ गया कितना? 500 by root 3. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मेरा कहने का मतलब है कि आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर स्पीयर दे दिए, हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन नॉर्मल कैलकुलेशन करने के स्पीयर के ही आते हैं, जेई में ही आते हैं. नीट में आजकल भी पूछने लगे, बट जनरली नीट में टाइम लगेगा तो पूछते नहीं, बट जेई में इस तरह के सवाल आते हैं. तो जेई में आने से हमेशा स्पीयर देने की वो लोग कोशिश करते हैं क्योंकि थोड़े अच्छे बनते हैं. नॉर्मल वाले तो कोई भी कर देगा, मतलब है ना. इसीलिए ध्यान देना है कि नॉर्मल को लिखो तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लिखो और उसको पास कराओ हमेशा सेंटर से, अगर वो स्पीयर या सिलेंडर दिया है तो. क्लियर है बच्चों? शानदार क्वेश्चन था. कैसा लगा? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये और एक शानदार क्वेश्चन हमारे लिए. दिस इज अनदर शानदार क्वेश्चन फॉर अस. बढ़िया सा क्वेश्चन है. देखो क्या दिया है. ए स्पेरिकल बॉल ऑफ मास m and 5 kg rest between two planes ऐसे 30 and 40 with the horizontal. The system is in equilibrium. Find the normal forces on the ball by each plane. दो प्लेन है, एक 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री का. ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं. अगर मैं 30 डिग्री वाला ड्रॉ करूं, ऐसे ध्यान से देखना, 30 डिग्री वाला अगर ड्रॉ करूं, मान लो यहां पे स्फीयर रखा हुआ है, तो क्या होगा ना, इसका सेंटर यहां पे है, तो इसका जो नॉर्मल पास करेगा, इसका नॉर्मल कुछ इस तरह से पास करेगा, पासिंग थ्रू दी सेंटर. सपोज n, इसको 30 लिख रहा है ना, तो n30 लिख देते हैं हम लोग, है ना, n30. थोड़ा एंगल ढूंढ लेते हैं ताकि हमें बाद में एक साथ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना हो. थोड़ा एंगल ढूंढ लेते हैं. ऐसे सीधा ड्रॉ करेंगे, ये 30 तो ये भी कितना होगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री. तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, है ना. अब हमें पता चल गया कि हाँ, एक नॉर्मल है जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ सीधा वाले लाइन के साथ 60 डिग्री हो रहा है, राइट. ओके, दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. मान लो मैं सिर्फ ऊपर वाला ड्रॉ करूं, सिर्फ ऊपर वाला, मतलब कितना वाला 45 डिग्री वाला. दिस इज 45 डिग्री. तो इसके लिए तो स्पीयर नीचे दिख रहा है. अरे ये तो स्पीयर को नीचे से ऐसे कॉन्टैक्ट कर रहा है ना, ऐसे. ये स्पीयर है, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इसके सेंटर से पास करेगा. n45 लिख लेते हैं इसको. और यहाँ पे भी अगर मैं एंगल फाइंड करूं तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, ऐसे 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 ऐसे. तो ये 45 हुआ, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री. सोचने की बात नहीं है, 45 में तो 45 भी हो सकता है ना. 45 हो गया, मतलब और क्या लग रहा होगा, इससे नीचे mg लग रहा होगा. तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि मेरा स्पीयर कैसा दिख रहा होगा ओवरऑल, तो देखो ये मेरा स्पीयर रखा हुआ है ना, जिसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है. सपोज दिस इज माई x एंड दिस इज माई y. क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं देख लेते हैं. एक लग रहा है n30 जो कि इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे. इधर लग रहा है हमारा n30, कितना एंगल पे 30 डिग्री पे, नहीं सॉरी 60 डिग्री. और एक इधर लग रहा है हमारा n45, नहीं इधर से नहीं, गलत कर दिया मैं, गलत कर दिया. थोड़ा फिर से मिटा के करना पड़ेगा, है ना. मिटा दिया, कोई बात नहीं. यस, हाँ फिर से बना देता हूं. ये बन गया मेरा स्पीयर, ये हो गया सपोज उसका सेंटर, है ना. ये बन गया मेरा x डायरेक्शन ऐसे, और ये बन गया मेरा y डायरेक्शन ऐसे. तो एक नॉर्मल लग रहा है मेरा इस वाले डायरेक्शन में, दैट इज n30, जो कि कितना एंगल इधर बना रहा है 60 डिग्री. और एक नॉर्मल लग रहा है मेरा नीचे की तरफ, इधर लग रहा है मेरा, कितने में लग रहा है 45 डिग्री पे लग रहा है. ये लग रहा है n45. ठीक है, अब मुझे करना क्या है ना, मुझे इनको ब्रेक करना है. और एक फोर्स तो लग रहा होगा, उसको छोड़ दिया हम लोग, थानोस को. mg कितना मास 5 kg. 5 kg तो कितना लग रहा होगा
50 न्यूटन, है ना। ब्रेक करो इसको, अगर इधर ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, देख इधर आएगा n 45 cos 45, एक इधर आया और एक इधर आएगा, किधर कितना आएगा n 45 sin 45। अब दूसरे वाले को ब्रेक करते हैं, दूसरे वाले को ब्रेक करोगे तो n 30 का ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा n 30 cos 60, और इधर आएगा n 30 इंटू sin 60, n 30 इंटू sin 60, sin 60। क्लियर। अब देख लो, अब सारे फोर्सेस हमें दिखने लग गए लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे होके। तो चलो एलोंग एक्स एलोंग वाई लिखते हैं। एलोंग एक्स देखो, एलोंग एक्स कौन कौन है, एलोंग एक्स कौन कौन है, लेफ्ट साइड में है n 30 cos 60, n 30 cos 60, और राइट साइड में कितना है n 45 cos 45। चलो वैल्यू डालो, तो n 30 cos 60 का वैल्यू 1/2, n 45 cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो एक रूट टू कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर n 30 इक्वल्स टू n 45 इंटू √2, दिस इज इक्वेशन 1। फिर एलोंग वाई लिखते हैं, एलोंग वाई क्या लिखेंगे, जितना ऊपर उतना नीचे। ऊपर कौन है, ऊपर है n 30 sin 60, और नीचे दो हैं, एक है 50 प्लस n 45 sin 45, है ना। तो ये आ जाएगा n 30 sin 60, मतलब n 30 इंटू √3/2 इक्वल्स टू 50 प्लस, सॉरी मैं यहां पे नहीं लिखता हूं क्योंकि जगह नहीं हो रहा है, n 30 √3/2, हाँ n 30 √3/2 इक्वल्स टू 50 प्लस n 45/√2, n 45/√2। अब ये जो n 45 इंटू √2 है इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, है ना, या n 30 का वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना n 45 इंटू √2। तो क्या आ जाएगा, सारे वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं कर नहीं रहा हूं, आप डेफिनेटली करिए, ट्राई घर पे आराम से हो जाएगा। बस आपको कंपोनेंट में ब्रेक करना था, कंपोनेंट में एक बार ब्रेक हो गया तो एक्स में जितना लेफ्ट उतना राइट, और वाई में जितना ऊपर उतना नीचे कर लो, हमेशा आपका कैलकुलेशन बन जाएंगे। मस्त क्वेश्चंस होते हैं ये सब नॉर्मल कैलकुलेशन करने के, जिसके आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एंड वी आर डूइंग गुड। समझ में आ गया बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टेंशन का कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही चुके हैं, ये सब प्रॉब्लम के कुछ अच्छे वाले करेंगे, ये इस तरह के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। क्या दिया है, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड एट रेस्ट फ्रॉम 2 स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर। 2 स्ट्रिंग लगे हुए हैं, है ना, जैसे फिगर में दिखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाई ईच स्ट्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 10√2। ओहो, यहां पे टेंशन का वैल्यू गिवन है, टेंशन इज गिवन 10√2 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें इसका मास निकालना है। m मान लेते हैं तो नीचे क्या लग जाएगा mg, इधर इसके ऊपर क्या लग रहा होगा t1 मान लेते हैं, इधर भी t2 मान लेते हैं, बट t1 का वैल्यू और t2 का वैल्यू इक्वल है, कितना है 10√2। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा इधर वो कितना आएगा t1 cos 45, जिसका वैल्यू आ जाएगा 10√2/√2 दैट इज 10 न्यूटन। यहाँ पे t2 का इधर बैलेंस करोगे तो इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा t2 cos 45, इसका वैल्यू भी आ जाएगा 10 न्यूटन। खत्म बात, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। मेन प्रॉब्लम तो इधर है, t2 को इधर जब ब्रेक करोगे, t1 को इधर जब ब्रेक करोगे, इसका इधर भी आएगा 10 न्यूटन और इसका भी आएगा 10 न्यूटन, तो टोटल कितना हो गया 20 न्यूटन। तो ये 10 प्लस 10 मिलके किसको बैलेंस करेंगे mg को, तो 20 न्यूटन इक्वल टू mg। सो देयरफॉर जो m का वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 2 kg। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर। मेरा टेंशन इधर उधर दिख गया तो आप टेंशन मत हो जाओ, उस टेंशन को कंपोनेंट में ब्रेक करो और उसको एक एलोंग एक्स एलोंग वाई क्लियर करो, जैसे कि ये दोनों हो गए। क्लियर है पूरा। आगे क्वेश्चन चलते हैं।
और एक अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपके लिए। ये और थोड़े अच्छे होते जाएंगे क्योंकि टेंशन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में कैसे लगाते हैं वो ही तो देखना है, और क्या है ना। तो ये दे दियो, कितने स्ट्रिंग दिख रहे हैं, 3, है ना। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। सोचो यहाँ पे मान लो कि टेंशन अगर ऐसे लगा टी और नीचे क्या लगेगा इसके ऊपर 40, तो टी का वैल्यू डायरेक्टली कितना हो जाएगा 40। इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं। बात है कि इधर टेंशन कहाँ लगेगा, इस वाले डायरेक्शन में। इधर लगेगा टेंशन इस वाले डायरेक्शन में, मान लेते हैं T1, और इधर लगेगा टेंशन इस वाले डायरेक्शन में, मान लेते हैं T2। अब कंपोनेंट में ब्रेक कर, अब कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। अगर इधर को T1 को कंपोनेंट में ब्रेक करो तो इधर क्या आ जाएगा T1 cos 53, इधर ब्रेक करो तो क्या आ जाएगा T1 sin 53, राइट, क्योंकि 53 बना रहा है। उसी तरह T2 को ब्रेक करते हैं। T2 को जब ब्रेक करेंगे तो इधर आ जाएगा T2 cos 37 और इधर आ जाएगा T2 sin 37, राइट। अब देखते हैं, अब एलोंग एक्स एलोंग वाई अगर करेंगे तो एक्स में कौन कौन दिख रहा है। अब देखो एक्स में कौन कौन दिख रहा है, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द जंक्शन पॉइंट, जंक्शन मतलब जहां पे सारे स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है, जंक्शन पॉइंट एलोंग एक्स वाले डायरेक्शन में क्या होगा, लेफ्ट लग रहा है T2 cos 37 और राइट साइड लग रहा है T1 cos 53, राइट। T1 cos 50, सॉरी मैं थोड़ा गलती किया हूँ, 40 kg होगा तो 400 न्यूटन हो जाएगा, 400, तो 400 न्यूटन, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया T2 का, है ना, T2 दिस, तो T2 इंटू cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5 इक्वल टू T1 इंटू cos 53, वो होता है 3/5, तो 5 कैंसल, तो क्या आ गया हमारा, देयरफॉर T2 इक्वल्स टू 3/4 T1। हमें यहाँ पे T2 और T1 में रिलेशन मिल गया कि दोनों में क्या रिलेशन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, y डायरेक्शन में देखेंगे। तो देखिए y डायरेक्शन में इसके ऊपर नीचे लग रहा है t, क्योंकि ऊपर लग रहा है t तो नीचे भी क्या लग रहा होगा t, और ऊपर 2 हैं। ऊपर कौन कौन है, ऊपर जितना ऊपर उतना नीचे, तो ऊपर कौन है T1 sin 53 प्लस T2 sin 37 इक्वल्स टू t, नीचे t है और t का वैल्यू कितना है 400 न्यूटन, तो पुट कर देते हैं इधर T1 इंटू साइन 53 इज 4/5 प्लस T2 is again 3/4 T1 sin 37 is 3/5 इक्वल्स टू 400 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, देखो 3/4 3/5, तो नीचे आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा 4 इंटू 4 16 T1 प्लस 23 9 T1 इक्वल्स टू 400, तो जी सिंपलाइज 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, 4 इंटू 4 16 इंटू 20 320 इक्वल्स टू T1, राइट, 320 इक्वल्स टू T1। तो देयरफॉर T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 320, दैट इज 240 न्यूटन। सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, लोअर वाला स्ट्रिंग इज 400 न्यूटन, राइट साइड वाला स्ट्रिंग इज T1 320 न्यूटन एंड लेफ्ट साइड वाला स्ट्रिंग इज 240 न्यूटन। सो दिस इज हाउ you can also break the tension into components and equate in the x direction and y direction, और हमेशा आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट हो जाएगा। 2 स्ट्रिंग वाला है। हम लोग और अच्छे भी टेंशन वाले क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे और एक एग्जांपल, कुछ नहीं, स्ट्रिंग्स बढ़ जाएंगे तो इक्वेशन बढ़ जाएंगे, बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग्स बढ़ गए तो सबसे पहले इसके ऊपर नीचे कितना लगेगा 10 kg है तो 100, तो इसमें जो टेंशन आएगा वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 100 न्यूटन, क्योंकि ये बैलेंस करेगा। अब इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट के लिए इधर लग रहा है T1 और इधर लग रहा है T2 और नीचे लग रहा है T, तो इसको बैलेंस करें, कंपोनेंट में ब्रेक करो ऐसे ऐसे। दिस एंगल इज गिवन 30, सो दिस एंगल विल बी 30, सो दिस एंगल इज 30, है ना।
तो T2 का कंपोनेंट इधर आ जाएगा T2 cos 30 और इधर आ जाएगा T2 sin 30। इक्वेशन को बैलेंस करो तो एलोंग x डायरेक्शन क्या आ जाएगा ना, T1 इक्वल टू T2 sin 30 दैट इज T2 बाई 2, और एलोंग y डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ऊपर T2 cos 30 मतलब T2 cos 30 इज √3 बाई 2 इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली किसका वैल्यू मिल जाएगा, T2 का, दैट इज 200 बाई √3। उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो T1 का वैल्यू आ जाएगा T2 बाई 2 दैट इज 100 बाई √3। तो T1 मिल गया, T2 मिल गया। अब इस वाले पॉइंट को सोचो, दिस इज पॉइंट ए है ना, ये अलग अलग पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, नाम दे देता हूं, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज फॉर पॉइंट ए, दिस इज फॉर पॉइंट ए। उसी तरह मैं दूसरा पॉइंट ड्रॉ करता हूं, सपोज पॉइंट बी का, पॉइंट बी का देखो, पॉइंट बी पे ये बी, इसके ऊपर इधर से एक टेंशन लग रहा है, कौन सा, T3, इधर से एक टेंशन लग रहा है ऐसे, कौन सा, T4, और इधर से पीछे से T2 छोड़ा नहीं है ना, T2 भी लग रहा है। अब और भी बहुत सारे आगे, तो कुछ बात नहीं है, इनको कंपोनेंट में ब्रेक करो ऐसे ऐसे, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, चलो देख लो, T4 को ब्रेक करते हैं, ये एंगल दिया है 60 डिग्री है ना, तो इधर आ जाएगा T4 cos 60 और इधर आ जाएगा T4 sin 60। इस T2 को ब्रेक करोगे तो ये दिया है हमारा 30, तो इधर आ जाएगा T2 cos 30 और इधर आ जाएगा T2 sin 30। तो इसका भी एलोंग x कर दो, इसका एलोंग x का अगर करोगे, x एलोंग x क्या दिखेगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में कौन है, T3 प्लस T2 sin 30 इक्वल टू राइट साइड में कौन है, T4 sin 60। क्लियर है पूरा, T2 का वैल्यू तो हमें पता है। अब इधर बैलेंस करते हैं, एलोंग y ऊपर कितना लग रहा है, T4 cos 60 और नीचे कितना लग रहा है, T, ये है ना। चलो अब T2 का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, T2 का वैल्यू है 200 बाई √3, तो यहां पे पुट करो तो 200 बाई √3 इंटू √3 बाई 2 कितना आ गया, 100 न्यूटन। तो देयरफॉर T4 का वैल्यू होगा 100 cos 60 दैट इज T4 इंटू हाफ, तो T4 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। T4 का वैल्यू पड़ा है, तो यहाँ पे अभी T3 निकाल सकते हैं, T3 इक्वल्स टू T4 sin 60 मतलब 200 √3 बाई 2 माइनस T2 sin 30, T2 इज 200 बाई √3 sin 30 मीन्स 100 बाई √3, 100 बाई √3, ये आ जाएगा T3 का वैल्यू। तो इसी तरह से आप लोग कितने भी स्ट्रिंग दिए हो, कितने भी कनेक्शंस दिए हो, कुछ भी दिए हो, हमें हमेशा कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो कैसे भी टाइप का इक्विलिब्रियम बॉडी दिया हो, चाहे वो स्पीयर दिया हो, चाहे वो हमें स्ट्रिंग्स दिए हो, चाहे वो बहुत सारे स्ट्रिंग्स दिए हो, अलग अलग पॉइंट पे दिए हो हैं, और सारे टेंशन का वैल्यू हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करके निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पूरा इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन, जिसमें ऑब्जेक्ट क्यों इक्विलिब्रियम में रहता है, उसका मीनिंग क्या होता है, और कैसे हम लोग नॉर्मल और टेंशन के वैल्यूज कैलकुलेशन कर सकते हैं। इससे ये लेक्चर में हम लोग ये सारा चीज़ सीख लिए। बाकी जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगे, अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं हो रहे, जैसे यहाँ पे सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाते थे, अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगे तो बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे आएगा, उसका एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।